नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हमने चर्चा की थी पिछले जो भी हमारे 4-5 वीडियो बन चुके हैं पीछे, जिसमें हमने त्रिभुज के बेसिक से इंफॉर्मेशन ली है, बेसिक से, और जो भी उसके पार्ट थे त्रिभुज के उसके बारे में चर्चा की थी, और जो भी उसके जो सेंटर थे उसके बारे में चर्चा की थी। आज हम इसके भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो नॉर्मल ये कम यूज होता भी है एग्जाम में, ठीक है, उसके बारे में हम अब चर्चा करेंगे। आप कौन से भी तैयारी कर रहे हो, आप चाहे स्कूल लेवल में तैयारी कर रहे हो, जैसे आप छठी से लेकर 12 से लेकर आप 10th क्लास तक तैयारी करते हो, ठीक है, तो आप उसमें कर रहे हो तो भी ये चलेगा। और अगर आप कोई ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे में हो गया, और भी जिसमें मैथ पूछी जाती है, ठीक है, उसमें उसके लिए आपका ये यूज़फुल है वीडियो। आप देखते रहिए, आप ऐसे मत घबराइए कि मैं तो ये इतनी क्लास में पढ़ रहा हूँ, मेरे लिए काम का नहीं। कोई बात नहीं, सबके लिए काम का होता है, ठीक है। तो आप ऑल कॉम्पिटिशन में आते हैं, वही सेम जो 10th तक सिलेबस होता है वही आता है। आपको पहले किसी ने बताया नहीं होगा कि यही सिलेबस आता है, तो फिर आप जो समझते हो कि उसके लेवल कुछ अलग पढ़ना पड़ेगा। नहीं, अगर आप स्कूल में अभी 10th क्लास के बच्चे हो, चाहे आप 8th क्लास के, चाहे 6th क्लास के, कंपटीशन एग्जाम क्या होता है, आपका कोई भी आप नौकरी की तैयारी करते हो, ठीक है, आपको एग्जाम देना होता है, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग सिलेबस सेट किया जाता है। तो आपको उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से जो भी आपको टॉपिक दिए जाते हैं, तो यही टॉपिक होते हैं सेम ही, जो आपके मैन आपके 1 से लेकर जो 10th तक मैथ होती है उससे ही पूछते हैं, ठीक है। तो 5वीं तक तो मैथ नॉर्मल होती है, ऐसे कैलकुलेशन वगैरह होती है, ठीक है, उसमें कुछ नहीं है इतना। फिर 6ठी से थोड़ा बहुत हमारा कंसेप्ट स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे, और वो 10th तक, लगभग 10th तक ही पूछते हैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो भी नॉर्मल होते हैं उसमें, ठीक है। जो जेईई मेंस वगैरह वे एडवांस वे अलग होते हैं, जो 12th लेवल तक होते हैं, हाई लेवल होते हैं, ठीक है। इसलिए आपको अभी जो भी आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए मैं करा रहा हूँ, आप निश्चित होकर करिए और अपनी मन लगा कर एकदम आप तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे त्रिभुज में कॉन्करेंसी ऑफ ट्राइंगल, यानी त्रिभुजों की सर्वांग संख्या। यानी त्रिभुजों की सर्वांग संख्या क्या होती है, आपने कभी सुना होगा, देखा भी होगा, कहीं क्वेश्चन पढ़ते हैं उसमें दिया भी होगा, ठीक है। तो सर्वांग सम, कहीं भी नाम आ जाए सर्वांग सम, तो सर्वांग सम क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने एक ये त्रिभुज लिया मैंने, ठीक है, त्रिभुजों की बात करें तो मैं पहले एक त्रिभुज ले जाता हूँ। ये मैंने एक त्रिभुज लिया, ठीक है, तो ऐसा का ऐसा सेम टू सेम इतनी साइज, ठीक है, एकदम सेम टू सेम, ठीक है। ये मैंने मान लिया ए, बी और ये सी, और ये हमारा डी, ई और एफ, ठीक है। ये हमने 2 त्रिभुज ले लिए, ठीक है। तो इस सर्वांग सम त्रिभुज क्या होंगे, जिसमें अगर आप इस त्रिभुज को उठाकर, ठीक है, इस त्रिभुज को उठाकर इस त्रिभुज पर रख देते हैं, तो ये पीछे वाला त्रिभुज होगा वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, ढक जाएगा। यानी इस त्रिभुज से पीछे वाला त्रिभुज एकदम ढक जाएगा, आपको पीछे वाला त्रिभुज दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है, एकदम। तो आप दूर से देखोगे कि ये कितना त्रिभुज है, एक त्रिभुज ही है, ठीक है, तो आपको ऐसा दिखाई देगा। तो आप अगर हम किसी आकृति को उसकी दूसरी आकृति पर रखते हैं तो वो दोनों आकृति आपस में ढक जाती है, तो वो हमेशा क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। और सर्वांग सम में क्या होता है, इसमें अगर मैं बोलूँ आपको कि सर्वांग सम में सर्व अंग, सर्व का मतलब क्या होगा, सभी अंग जो समान हो उसे सर्वांग सम कहते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने मान लिया कि ये तीनों ही कोण है, ठीक है, और ये 3 इसके कोण है, इसके मान लिया मैंने एक्स, वाई, जेड, ये हो गया हमारा एक्स, वाई और जेड, ठीक है। 3 तो कोण होते हैं इसमें, और 3 इसकी क्या होती है, भुजाएं होती हैं, जो ए बी भुजाएं, ये बी सी भुजा और ये ए सी भुजा, और इसकी होगी डी ई भुजा और ई एफ भुजा और डी एफ भुजा। तो क्या हो गया, देखो 3 तो कोण हो गए इसके, और 3 ही क्या हो गए, इसकी भुजाएं होगी। तो आप इसमें देखिए, इसमें 6 हुए भी होते हैं, 3 इसकी भुजा और 3 कोण, और दूसरे त्रिभुज की वही होती है सेम। तो आपको इसमें क्या करना है कि 6, अगर आपको 6 ही भुजा, मतलब 6 ही पॉइंट इसके जो भी 6 इसमें जो अभी होते हैं, ठीक है, उस यानी 6 ही आपको बराबर दे रखे हैं दूसरे त्रिभुज वाले के, सेम दे रखे हैं। जैसे मैंने मान लिया यहाँ कोण x बराबर है कोण ये x, ये दोनों कोण बराबर हैं, ठीक है। और कोण ये y वाला, मतलब यहाँ मान लो कोण b है बराबर कोण e, और ये a कर लेना, ठीक है, कोण a कोण d की, और कोण जो हमारा c है वो किसके बराबर है, f के। ये कोण बराबर दे रखे हैं। और अब हमें क्या दे रखा है, एक हमें दे रखी है इसकी जो ए बी, हमने मान ली कि ये वाली इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर, और ये वाली भुजा इसके बराबर।
ये तीनों भी भुजाएं आपस में बराबर है, तो ए बी बराबर है डी ई। ये इसको देखो, इसको जो संगत कोण बोलते हैं और इसको संगत भुजाएं बोलते हैं। इसकी संगत भुजा कौन सी है? ये वाली, और इसकी संगत भुजा ये वाली, और इसकी संगत भुजा ये वाली, ठीक है। और इसका संगत कोण ये हो गया, इसका संगत कोण ये, और इसका संगत कोण ये, ठीक है। तो हम कहेंगे इसकी संगत भुजाएं और संगत कोण इन 6 भी अवयव बराबर होते हैं। जैसे ए बी मान लिया और डी मान लिया ये हमने, और अब ये वाले बी सी, ठीक है। बी सी बराबर है हमारी ई एफ, और ए सी बराबर है हमारा ई, ये वाला डी एफ। तो इस दोनों त्रिभुजों में हमें क्या दे रखे हैं कि 6 अवयव हैं, वो हमें बराबर दे रखे हैं। तो इस अवयवों को तो एक हर कोई पहली दूसरी वाला मतलब 6 से जो स्टार्ट होती है तो वो भी बता सकता है, ठीक है। 8वीं जो 9वीं क्लास, 8वीं क्लास, 7वीं क्लास में जो भी बच्चे बढ़ रहे हैं वो भी बता सकते हैं। सभी को देखकर क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे कि ये सारे अवयव बराबर हैं, तो ये दोनों आपस में क्या है? सर्वांग समता है। तो अगर हमें इसके 5 भी दे रखे हैं तो भी हम बता सकते हैं, अगर इसके 4 भी दे रखे हैं तो भी बता सकते हैं, अगर इसके 3 दे रखे होंगे अवयव बराबर, तो आप कैसे बताओगे कि इसके ये सर्वांग सम है या नहीं है, ठीक है। उसके बारे में अभी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम आपको देखना क्या है, और इसमें इसका क्या होती है, ऑल अंग समान होना बराबर नहीं है। देखो ऑल जो इसके ऑल कोण, ऑल एंगल, ठीक है, एंगल, ऑल एंगल बराबर होना यानी इक्वल होना कोई जरूरी नहीं है, इक्वल होना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। और ऑल साइड इक्वल होना कोई जरूरी नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सारी कोण है वो भी इक्वल हो सभी तो ही होगा सर्वांग सम, और सारी यानी तीनों ही साइडें हैं बराबर तो ही इसका सर्वांग सम होगा, ऐसा कोई निश्चित नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सर्वांग सम हमेशा होता है उसका क्या होता है, दोनों का एरिया क्या होता है, बराबर होता है। एरिया, एक तो एरिया बराबर होता है, और एक इसका क्या होता है, जो इसकी शेप होती है, जो इसकी शेप जो आकृति होती है और जो इसका क्षेत्रफल होता है, वो दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं हमेशा, ठीक है। ये हमेशा सर्वांग सम होगा, उसमें दोनों ये क्या होंगी, चीजें बराबर होंगी। शेप बराबर होगी तो इस शेप पर आएगी तो ये ढक जाएगी, इसको दिखाई नहीं देगी, और इसका जो एरिया बराबर होगा तो इसकी शेप बराबर होगी, ठीक है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो देखिए, और ये दो हमें जो दे रखे हैं, हमें ट्राइंगल दे रखे हैं, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, तो हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि इसकी सारे क्या होने, सभी अंग बराबर होंगे तो हम बता सकते हैं कि ये सर्वांग संग है, ठीक है। तो हम ऐसे भी बता सकते हैं, अगर इसके सिर्फ तीनों ही कोण बराबर हो, जैसे एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, और ये वाला इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये वाला बराबर है, ठीक है, मान लिया हमने, ठीक है, ये बराबर है, तो हम एंगल सभी तीनों ही बराबर है, तो हम ऐसे नहीं, इसको हम सर्वांग सम नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, कि ये सर्वांग सम का ये चिन्ह होता है, ठीक है। इसको दर्शाने का सिंबल जो ये होता है, ये वाला, ठीक है, ये सर्वांग सम को ऐसे ही दर्शाते हैं, ठीक है। तो इसको हम सिर्फ तीनों ही कोणों के आधार पर, अगर तीनों ही कोण दे रखे हैं हमें बराबर, तो इसको हम क्या कहेंगे, सर्वांग सम कहेंगे? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इसके एंगल तो हम मान लिए कि बराबर है, ठीक है। तो ये वाई मान लिया मैंने, ये जेड, ठीक है। तो हम एंगल तो ऐसे शेप बड़ी करके भी बना सकते हैं। क्या इस सेम एंगल की ये शेप बड़ी नहीं हो सकती? ये हो सकती है, देखो ये एक्स है, ये वाई, और ये जेड। तो इसकी अब इसको हम इसके ऊपर रखेंगे, ये ढक पाएगा? नहीं ढक पाएगा पूरा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, ये वाली एंगल बड़ा हो गया। तो अब तीनों ही एंगल बराबर होना कोई जरूरी नहीं, मतलब एंगल बराबर होने से हम ये नहीं कह सकते कि ये दोनों के आपस में सर्वांग सम है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, सर्वांग सम नहीं कहें। इसलिए हम इसके 2, 3, 4 रूल्स हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला रूल्स है एसएस रूल। एसएस रूल क्या है, साइड साइड साइड, ठीक है। एस का मतलब हो गया साइड, साइड 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 रूल, ठीक है। तो साइड साइड रूल क्या है हमारा, इसमें क्या होगा, 2 त्रिभुज दे रखे हैं हमें, एक ये त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, ये ए बी सी, ये डी ई और एफ, ठीक है, ये दे रखा है। एसएस नियम क्या है, साइड साइड, यानी इस त्रिभुज, किसी भी 2 त्रिभुज की तीनों साइडें क्या हो, बराबर हो, ये तो ये आपस में क्या होगा,
सर्वांग सम होगा, जरूर होगा। ठीक है, इसकी तीनों साइडें बराबर होगी तो ये इस त्रिभुज को ढक सकता है, आराम से ढकेगा, क्योंकि जितना ये शेप बन रही है इसकी, जितनी उसकी भी ये शेप है। ठीक है, ये मान लिया मैंने 5, ये मान लिया मैंने 8 और इसको मान लिया मैंने 7। ऐसे ही इसको ये 5 हो गई, ये 8 हो गई और ये 7 हो गई। तो अब सेम साइज की है, यही 8 सेंटीमीटर मान ली मैंने, ये भी 8 सेंटीमीटर, तो इसको पूरा पूरा ढक देगी ये लाइन। ऐसे ये पूरा त्रिभुज जितना है इसको भी इसके ऊपर रखेंगे तो ये पूरा पूरा ढक जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, सर्वांग सम कह सकते हैं। ठीक है, तो अब ये वाला रूल था, आपको ध्यान में रखना है। इसमें अगर आपको ये वाला दे दे, ऐसा एक मैं एग्जांपल, इसका लिखने का तरीका भी आपको ध्यान में रखना। ठीक है, आपको इसको पहले लिखना है ABC, ये ट्राइंगल है आपका। ठीक है, जो सर्वांग सम है कौन से त्रिभुज के, ये वाला DEF। ठीक है, देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर देख, AB तो ये वाले DE तो DE, तो हमने पहले यही लिखा, तो लिखने का तरीका भी वही होना चाहिए। ठीक है, तो फिर लिखेंगे हम BC, ये BC बराबर, तो इसमें देखो EF ये वाली भुजा ले रहे हैं साथ में लिखने में। ठीक है, फिर लेंगे हम ये वाली AC, ये AC, तो हम इसमें लेंगे DF, ये D और F। ठीक है, ये बराबर ले लें। आप ऐसे नहीं कर सकते कि त्रिभुज आपने ले लिया ABC और सर्वांग सम कर रहे हो ऐसे EF, त्रिभुज दोनों है तो सर्वांग सम, लेकिन लिख आप गलत रहे हो, देखो FD ये लिख दिया। ये क्या आप लिखने का तरीका सही है, ये सर्वांग सम कह सकते हैं, नहीं कह सकते। ठीक है, ये वाला राइट है, क्यों है कि आपने गलत लिखा है यहाँ ये वाला। ठीक है, क्यों, देखो AB ले रखे हैं हमें, AB ये वाली भुजा दे रखी, तो आपने यहाँ क्या लिखा E है, जो ये आपका कौन सी, हाँ ये वाली। ठीक है, EF ये वाला EF ले रहे, ये वाली इसकी संगत भुजा ये होगी, नहीं होगी। आपको संगत भुजाओं को साथ साथ में लिखना है। ये वाली संगत भुजा AB, ये संगत भुजा है किसके, इसके संगत भुजा के बराबर है। दूसरा रूल है हमारा SAS रूल क्या है हमारा, S का मतलब क्या है, साइड एंगल, A का मतलब एंगल, साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड एंगल साइड रूल क्या है इसके बारे में भी, तो हमने दो त्रिभुज ले लिए सेम टू सेम, ये ले लिए। ठीक है, ये हमारा ABCDE और F। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो साइड एंगल साइड, इसमें आपको ध्यान में रखना है, ये आराम से देखो, आप ध्यान से देखो, और इसमें क्या ध्यान में रखना है ये देखो आप पहले। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें दो तो भुजाएं बराबर दे रखी हैं और एक एंगल बराबर दे रखे हैं, तो इसकी दो संगत भुजाएं बराबर करनी है आपको, और एक इसमें जो आपका संगत कोण बराबर करना। ठीक, संगत कोण वो वाला बराबर करना है, दोनों भुजाओं के आंतरिक कोण बराबर करना। दो आपकी संगत भुजाएं होंगी, उसके अंदर आंतरिक मतलब उसके बीच वाला कोण आपको बराबर करना। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप बाजू वाला कोण भी बराबर कर दो, आप सिद्ध नहीं कर सकते हो ऐसे। ठीक है, इस रूल को तो अब इसमें ले रहे हैं कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। ठीक है, तो कोण आपका कौन सा होना चाहिए, ये वाला बराबर होना चाहिए। ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर, तो ये वाला कोण आपके आपस में बराबर होना चाहिए। ठीक है, आप ऐसे नहीं कह सकते हो, ये वाला कोण आप अगर ले ले y और ये वाला बराबर है और ये वाला दोनों बराबर है ही नहीं, ये x है तो ये z मान लिया, तो ये रूल फॉलो होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो ए एंगल है तो इसका आंतरिक कोण बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला कोण बराबर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये बाजू वाला हो चाहे बराबर हो चाहे ना हो, लेकिन हमें ये ध्यान में रखना है कि जो इसका आंतरिक कोण होता है दोनों साइडों के, वो वाला कोण बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसमें ये रूल फॉलो होता है, ये इतना ही ध्यान में रखना है। इसमें आप लिख सकते हो इसको सीधा ही मैं यहाँ बना देता हूँ, या आप त्रिभुज ऐसे लिख सकते हो ABC जो आपका सर्वांग सम है त्रिभुज, यहाँ D लिख देता हूँ। ठीक है, DE और F। ठीक है, ये आपका क्या आपस में सर्वांग सम है, ये सही है। और लिखने का तरीका मैंने अभी पीछे बताया है। ठीक है, वो ऐसे ही लिखना आपको, ऐसे जो इसकी संगत भुजाएं उसके अकॉर्डिंग ही आपको इसको लिखने का तरीका होता है। ठीक है, आप ऐसे ही जैसे ये संगत भुजा लिख रहे हैं फिर इसको इस वाली संगत भुजा से लिख रहे हैं, ऐसा लिखना गलत माना जाता है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही लिखना है। अब पढ़ते हैं इसका तीसरा रूल, तो ये हमारा AS रूल क्या है इसके बारे में। ठीक है, ये हमारा ABCD और ये E और ये F। ठीक है, इसमें A रूल में क्या होता है, इसमें आपको बीच पे रखना और आजू बाजू रखना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप कौन सा भी ले, ये वाला कौन ले सकते हो, एक ये वाला और ये वाला, ये मान लिया मैंने x, ये मान लिया y, तो ये वाला हमारा x और ये वाला
वाई। ये हमने क्या ले लिया, दो संगत कोण बराबर कर दिए, ठीक है। इसमें आंतरिक कोण लेना कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आप कौन सी भी भुजा ले सकते हो, एक ये वाली। इसमें क्या होता है देखो, ये मैं प्रूव करके बता देता हूँ। मैं ये पहले भुजा ले लेता हूँ, ठीक। चलो, ये वाली भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो इस रूल को हम क्या कहेंगे, इसको हम कह सकते हैं दोनों को क्या है, ये आपस में सर्वांग सम है, ठीक है। कैसे हुआ ये भी देख सकते हैं, ये भी भुजा ले सकते हैं दोनों में। अगर आपको ये वाली भुजा ले रहे हैं तो आपको भी ये वाली, इस त्रिभुज की ये संगत भुजा लेनी है, ठीक है। ऐसे नहीं इसकी ये भुजा ले रही है और इसकी ये बराबर कर रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाली भुजा ले रहे हैं तो ये वाली भुजा ही आपको बराबर लेनी है अगले वाली। तो ये वाला रूल लगेगा, ए एस वाला। अगर ये वाली भुजा ले रहे हैं तो आपको ये वाली भुजा लेनी है, ठीक है। तो इसमें कोई इशू नहीं कि आपको कौन सी भुजा लेनी है, ठीक है। आप कौन सी भी ले सकते हो, लेकिन दोनों में एक ही साइड लेवल लेनी चाहिए, ठीक है। दोनों में संगत भुजा है वही लेनी चाहिए। तो इसमें देखो, इसमें आपको क्या करना है, इतना देख लिया, इसको हम प्रूव करेंगे। देखो जैसे ये वाले दो कोण है, ये वाले और ये बराबर है, ये वाला और ये वाला कोण बराबर है, ठीक है। तो ये वाला कोण आपस में बराबर, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, हो सकते हैं। ये वाला कोण क्या, एक पूरे त्रिभुज का कितना होता है, 180 होता है। तो 180 माइनस कर देंगे हम कितना, x प्लस वाई। तो इसमें ये होगा 180 माइनस x प्लस वाई, यानी इस दोनों कोणों को हम 180 डिग्री में से निकाल देंगे तो पीछे वाला जो कोण बचेगा वही कौन सा होगा, ये वाला कोण होगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं, हमने इन दोनों को निकाला था, इसकी वैल्यू आगे में हमने मान लिया z। तो ये वाला z हो गया और ये वाला z हो गया, ठीक है। तो ये वाला कोण आपस में बराबर, तो अब तीनों ही कोण बराबर है। आप कौन सी भी भुजा ले सकते हो, जरूरी नहीं कि आप ये वाली भुजा लें और ये वाली लें, ये वाली आप कौन सी भी भुजा लें, क्यों, इसके तीनों ही कोण बराबर है। तो आपको एक भुजा लेनी है, वो बराबर हो, कौन सी भी भुजा ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें पढ़ेंगे हम अगला रूल है जो हमारा RHS रूल, ठीक है। इसमें ये ध्यान देना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने जो आपने पढ़ा है वो वाला ASS रूल वाला, AS जो हमने पढ़ा था साइड एंगल साइड वाला, वो भी रूल लगता है। लेकिन ये वाला और वो वाला और ये वाला सेम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, आप देखना जरूर, ठीक है। इसमें आपको समझ आ जाएगा। इसमें क्या है, ये R है वो तो आप गया राइट एंगल हो गया, ठीक है, राइट एंगल समकोण हो गया। और जो H है वो आपका कर्ण हो गया, हाइपोटेनस, ठीक है, कर्ण हो गया। और जो S है वो आपकी साइड यानी भुजा होगी, ठीक है। तो ये मैंने एक समकोण त्रिभुज ले लिया, राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी हमारा राइट एंगल, ठीक है। तो इसमें ये हो गया A B C, ये D E और F, ठीक है। और ये हमारा 90 डिग्री का ये राइट एंगल। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें आपको एक तो ये वाला कोण हो गया, तो कोण तो ये भी 90 डिग्री है और ये भी आपका 90 डिग्री है, ये बराबर हो गया, ठीक है। एक तो राइट एंगल हो गया और इसकी हाइपोटेनस है वो दोनों आपस में क्या होगी, बराबर होगी। और इसमें एक आपको भुजा बराबर लेनी है, ठीक है। चाहे ये वाली ले लो चाहे ये वाली ले लो, इसमें कोई इशू नहीं है कि आपका जो इसका बीच वाला कोण हो वो भी बराबर हो, ठीक है। आपको ये वाली साइड ले ली, चलो हमने, ठीक है, ये दोनों हम बराबर कर दी, तो ये वाली कोण साइड हम बराबर करें, ठीक है। तो इसमें आप ऐसा नहीं बता सकते कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो इसमें अब कि ये वाला आप वही सेम रूल लगा दे कि इसमें ये वाला SAS वाला, ठीक है। तो इसमें ये भी बता सकते हैं ये वाला कोण बराबर होना और नहीं होना कोई ज़रूरी नहीं है इसमें, ठीक है। समकोण होगा तो ये एक समकोण हो जाएगा और एक इसकी जो हाइपोटेनस है, इसके जो कर्ण है वो बराबर होना चाहिए और एक इसकी कोई भी भुजा बराबर होनी चाहिए। और इसमें एक जो आपका 90 डिग्री कोण है वो तो आपका बराबर हो गई, ठीक है। तो इससे ये क्या हो जाएगा, आपस में सर्वांग सम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है, जिसमें मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दी है, जो आपकी कॉन्ग्रुएंसी है इसके बारे में, सर्वांग समता क्या होती है इसके बारे में मैं पूरे फुल डिटेल में बताया आपको। और इसके कुछ बेसिक्स, ज़्यादातर एग्जाम में इसके सिमिलरिटी के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, समरूपता के बारे में, उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने जो भी इसके कॉन्ग्रुएंसी के बारे में थे उसके बारे में बताइए, और इसके जो भी क्वेश्चन हो गए 2-4 मैं और अगले वीडियो में मैं बताऊँगा एक साथ में। ये वीडियो आपका लिए लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं अलग से इसके क्वेश्चन ले आऊँगा, ठीक है। और उसमें कुछ भी और कंसेप्ट होगा उसमें थोड़ा बहुत उसकी नॉलेज ले लेंगे, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको मैं जो भी वीडियो डालूंगा आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप उसको विजिट कर पाओगे, ठीक है। और बने रहे ऐसे ही हमारे साथ। धन्यवाद।